बादल बादल जो है वह नहीं लगा हुआ है। पटना में जो है क्या कहते हैं कि पॉल्यूशन के कारण ऐसा दिखाई पड़ रहा है। साउंड सही है? ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए बोला गया है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का व्यवस्था किया गया। देखिए यह किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो बोलिए राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किसके द्वारा किया गया? जबकि संघ में जो है वह 1935 के द्वारा किया गया। अगला पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत का यहां से प्रतिपादन होता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो बोलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला पूछा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 था। बिल्कुल ऐसा नहीं था जो है ना। भारत परिषद अधिनियम 1909 उत्तरदायी सरकार है ना। यहां पे तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी है ना, पार्लियामेंट सुधार से। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द को ज्ञात कीजिए। भीरू डरपोक यानी गधा जो है डरपोक होता है, इसलिए एग्जाम आप लोग का है आज चलेंगे या गधा वाला, बात समझ रहे हैं ना। तो लोमड़ी वाला जो है, और इस क्लास के सारे स्टूडेंट लोमड़ी है, चालाक है ना। एग्जामिनर जो है चलेगा इस रास्ते से, तो आप चलिए इस रास्ते से जो है, उसको भी समझ में नहीं आए कि स्टूडेंट क्या कहना चाहता है ना। अगला पूछा है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पे गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। बोला है कि 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया, और यह स्टेटमेंट सही है। और बता दें आपको कि आंध्र प्रदेश जो है वह भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य था। तो बोलिए भारत का पहला राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पे किया गया, किसको किया गया? और इसमें यहां पे दे दिया है जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, नहीं थे। ये तो रो रहे थे है ना, इन्होंने विरोध किया था जो है। भाषा सत्य है, इसका उत्तर होगा केवल एक। बोला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2010 में। और बता दें आपसे, जो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन है, समझ रहे हैं। अब देखिए कल जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है चर्चा में आ गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अभी जो है टनल के अंदर बहुत सारे लोग फंस गए थे, तो उसको क्या कहते हैं कि रैट होल माइनिंग के माध्यम से बाहर निकाला गया है ना लास्ट में। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने जो है 2014 में इसको बैन कर दिया था, बोला था कि ये जो है सही चीज नहीं है। तो इस कारण से ये चर्चा में रहा। दूसरी बात, ये जो एनजीटी है यह एक प्रकार का अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यानी कि अर्ध न्यायिक का मतलब यह होता है कि उसमें न्यायपालिका से भी कुछ लोग होंगे और प्रशासन से भी कुछ लोग होंगे, है ना। तो बोलिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? नेक्स्ट पूछा गया है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल वायु प्रसरण के कारण बाहर निकलता है। तो बोलिए अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पे वह सिकुड़ जाती है क्योंकि। नेक्स्ट पूछा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? पॉन्स। तो बोलिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कौन करेगा? अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष तक
मंगलयान 2 को लॉन्च करना अपेक्षित है और इसको लॉन्च करेगा इसरो, है ना। तो ये 2024 तक अपेक्षित है। बोलिए, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 को लॉन्च करना अपेक्षित है और कौन लॉन्च करेगा भारत में? अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? देखिए, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों जगह पे किया जाएगा। तो बोलिए, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किन किन देशों में किया जाएगा? कनाडा। नेक्स्ट, कोई समस्या है? देखिए, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों से जो है ना, यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो गर्मी में यहां रहेंगे, खासकर पक्षी में जो है, और ठंडा में कहीं और जाएंगे जो है। आपको पता होगा कि पटना में अपने यहां पे एक तालाब, उसका नाम अभी भूल रहा हूं, वहां पे जो है बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं, है ना। तो उनकी आगे यदि दूसरे देश में भी जाता है तो उसका संरक्षण किया जाना चाहिए जो है। और दूसरी बात, भारत जो है इसका एक हस्ताक्षर करता है और यह एक बाध्यकारी समझौता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बोलिए, बॉर्न कन्वेंशन संबंधित है, भारत इसके हस्ताक्षर करता है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट, पूछा गया है कि बहिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? महमूद गजनबी और आनंद पाल, और यह युद्ध 1008 से 9 तक चला था। लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था और कब से कब तक हुआ था? नेक्स्ट, 1008 है ना। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां करवाया? नेक्स्ट, पूछा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आईजीएम गिवन बिलो। स्पिल द बिम्स, इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, यानी रहस्य का उद्घाटन करना जो है। बात समझ रहे ना? तो बोलिए, स्पिल द बिम्स का आइडियम क्या होगा? नेक्स्ट, ये इस प्रकार के आइडियम्स आप लोग आना चाहिए जो आप में से तैयारी वगैरह किए होंगे, एसएससी वगैरह का, उनको तो आता ही होगा जरूर, है ना। पूछा गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किताब पढ़ाई जाने को है, तो द बुक इज टू बी टॉट। तो बोलिए, किताब पढ़ाई जाने को है, और ये पैसिव फॉर्म्स में लिखा गया है। पूछा गया है, इसका उत्तर होगा 91। नेक्स्ट, इसका उत्तर हो जाएगा 16 दिन, है ना। 16 दिन। और आपको बता दे कि सुबह वाली क्लास में क्या हुआ था कि मतलब बच्चे बोलने लगते हैं, वो जो क्वेश्चन था कि सिक्किम संबद्ध राज्य के रूप में आया, वो ये नहीं, सुनिए, वो ये नहीं पूछ रहा था, क्या कहते हैं कि सिक्किम को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूछा गया था कि सिक्किम का विलय कब हुआ है, तो उसका उत्तर होगा 35वां संविधान संशोधन जो है, 35वां। बात समझ रहे ना? उसने ये नहीं पूछा था क्या कहते हैं कि उसका विलय कब। पीछे से लोग आवाज करने लगते हैं, समय भी कम होती है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मंगल जो है वह जोबियन ग्रह नहीं है। यहां पर आप समझिएगा, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम ग्रह है। तो बोलिए, हमारे सौर परिवारों में सबसे सघनतम ग्रह कौन सा है? अगला, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का घनत्व न्यूनतम है। तो यह बात सही है। तो बोलिए, हमारे सौर परिवारों में सभी ग्रहों में न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पूछा है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह है बृहस्पति। तो बोलिए, सौर परिवार के अंतर्गत
सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह कौन सा है? नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पे रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इन लक्षणों को कहते हैं एनॉक्सिया। तो इन लक्षणों को क्या कहेंगे? नेक्स्ट, पूछा गया है कि फास्फोरस का अपर रूप निम्न में से कौन सा है? तो श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस उपयुक्त? चलिए, और पीला फास्फोरस भी फास्फोरस का रूप होता है और भी है। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्रम कौन सा है? देखिए, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और बता दें कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां जो है स्थान रखता है, सातवां बड़ा कंट्री है। नेक्स्ट, पूछा गया है कि अंतर्राज्यीय, देखिए इसमें इतना ज्यादा स्टेटमेंट वाला प्रश्न ही है कि करवाते करवाते समय ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट प्रश्न है। अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बोला है कि भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय नहीं है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसका समावेशन संविधान के भाग 11 में किया गया है। अगला पूछा है कि संविधान के भाग 9 में, भैया 9 में थोड़ी 11 में है, ये 9 में तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो बोलिए, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और यहां पे पूछा सत्य कौन है? तो ये स्टेटमेंट बोला अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो बताइए आप मुझे, और ध्यान देने की बात है, यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है यह एक संवैधानिक संस्था है। तो बोले अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार की संस्था है? इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस भाग में है? और बताइए, नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो असत्य पूछा है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आधा से आधा गलत है, यानी पूरा गलत होगा। तो इसका उत्तर होगा बी, केवल बी। नेक्स्ट, कैसे? पहला स्टेटमेंट जो है सही है, कोई अध्याय अलग से नहीं है, 11वां में भी समावेशन किया गया है। बात समझ गए? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और बता दे ये जो संस्था है यह एक संवैधानिक संस्था है। अरे सुनिए पहले मेरा बात भाई, जो यहां पे ध्यान देने की बात यह है, आपको बता दें अनुसूचित जाति आयोग का चर्चा 338 में है, बात समझे ना। और बाद में 2003 में जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अलग से एक समर्पित आयोग का निर्माण किया गया। बात समझ गए ना। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्तमान में जो है यह भी संवैधानिक आयोग बन चुका है। बात समझ गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात की जाए तो यह एक सांविधिक आयोग है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संसद के कानून के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1993 में जो है। तो बोलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क या ए का संबंध किससे है? और सुनिए, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जो है कुछ बच्चों ने हमको मैसेज किया था कि सर क और ए में क्या अंतर। देखिए, संविधान के अंतर्गत जहां भी ए का उल्लेख होता है उसका मतलब है क, बी देगा उसका मतलब होगा ख। तो यदि मान लीजिए एग्जामिनर क के जगह ए दिया है तो हम समझ लीजिए कि इसका मतलब क ही है। बात समझ गए। नेक्स्ट, 22 का उत्तर हो जाएगा, देख लेते एक मिनट।
22 का उत्तर आ जाएगा डी। नेक्स्ट पूछा गया है 23 का जो आंसर है डी ना, डी। नेक्स्ट पूछा है कि मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है ना। इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए यहां पे दो बात काम करता है। पहले दृष्टिकोण आपको लगेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन समझिएगा जो है करण से नहीं होगा, क्योंकि अलगाव का भी भाव इसके साथ ला रहा है। इस कारण से इसका उत्तर होगा अपादान कारक, अपादान कारक। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और इसी द्वीप पे जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है, और क्यूशो, शिकोकू, होक्काइडो ये सारे के सारे जापान के ही आइलैंड है। तो बोलिए जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु द्वीप कहां पे है? शिकोकू द्वीप, होक्काइडो द्वीप। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है? अल्पसंख्यक मंत्रालय, और वर्तमान में जो भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो स्मृति ईरानी। ये बीपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था इस प्रकार के प्रश्न जो है। तो बोलिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया गया? किसके द्वारा? नेक्स्ट पूछा गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन दो स्थान? लद्दाख और मयूरभंज। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख तथा। भारत के किन दो स्थलों को विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? नेक्स्ट पूछा गया है कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? पाचन। तो बोलिए जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है? किससे संबंधित है? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? विटामिन सी। तो बोलिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है? क्या बोले? पता है आपको कॉफी जो है ना किस चीज से बनता है? पता है आपको? हाँ, उसके पोटी से। हम नहीं पीते हैं कॉफी टॉफी। क्या? नहीं। निम्नलिखित में से वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? एस्क्लेरेक नाइमा। तो बोलिए निम्नलिखित में से वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है? नेक्स्ट देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण चीज जानते हैं क्या है? अभी भी हमको फीवर है, लेकिन हम तब पर भी क्लास करवाने आ गए हैं। सर बोले थे कि आप नहीं जाइएगा जो है। हम कहे कि आप लोग के हित को देखते हुए, है ना, संप्रदाय मैदान संबंधित है। तो नहीं, एक मिनट, संप्रदाय मैदान जो है नदी से संबंधित है। तो बोले संप्रदाय मैदान किससे संबंधित है? नेक्स्ट पूछा है कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट वाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्योत्तर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगाता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह संबंधित है। अगला, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में
रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है, गति का जो है ना, आप चलेंगे आगे, वह जो है आपको कहेगा पीछे जाओ, है ना। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? और बता दे, जो जीएसटी है भारत में वह सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी, है ना। 4 प्रकार के हमारे यहां जीएसटी है, बात समझ गए। और स्लैब की बात की जाए तो वो स्लैब जो जीएसटी काउंसिल है अलग अलग समय पे तय करती रहती है। अभी जो स्लैब है उसमें 5%, 12%, 18% और 28% सम्मिलित है, बात समझ गए। तो बोलिए, और जीएसटी जो है हमारे यहां 2017 में इसको लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। इसके लिए जो संविधान में संशोधन किया गया था 2016 में। चलिए नेक्स्ट, 0%, जीरो कोई परसेंट होता है क्या? 0% होगा। 0% मतलब 0% उसमें उसको लिया ही नहीं गया, जो है वो टैक्स का कोई मतलब ही नहीं है ना। 0% जो है मतलब 0 मतलब 0। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो बोलिए, निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? फेड। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया, यानी इसको हम लोग ब्लड कैंसर है ना, ब्लड कैंसर, सिकल सेल एनीमिया को हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं, इसको भारत सरकार ने 2047 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। बोलिए, किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मेघालय में। समझे, एग्जामिनर जानबूझ के पश्चिम बंगाल दिया है ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया गया? कहा किया गया बांग्ला महोत्सव? तो एग्जाम में पश्चिम बंगाल नहीं ना मारिएगा। निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋतुराज। तो बोलिए, निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? नेक्स्ट, पूछा है कि निम्नलिखित में से मुगल शासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? खुतबा। खुतबा जो है यह एक प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि शुक्रवार वगैरह को नमाज अदा करने के समय इन चीजों का विशेष समारोह पे जो चीज कुछ होता था उसको खुतबा के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए, खुतबा क्या था? एक धार्मिक कार्यक्रम। तो खुतबा क्या था? जबकि निशान क्या था? शाही दस्तावेज। निशान क्या था? सनद, फरमान। नेक्स्ट, पूछा गया है कि टीपू सुल्तान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसने वर्ष 1755 में गुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। और यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। उसने 1755 में नहीं किया था, एक नए कैलेंडर को लागू किया। यह स्टेटमेंट सही है। पैदावार का 1/3 हिस्सा भूराष्ट्र के रूप में लेता था, यानी इसका उत्तर होगा क्या कहते हैं? सी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट, पूछा गया है कित में से किस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? खिलाफत।
तो बोलिए, किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? किसमें? एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। 42 का उत्तर पूछा है कि नदी को जो है पूरब से पश्चिम के क्रम में होगा, ए मान लीजिए, है ना। अगला, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती हुए है। देखिए, राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य का। लेकिन देखिए, यदि किसी भी राज्य, नया राज्य को जो है बनाने का प्रस्ताव जो है उससे संबंधित यदि विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए। बात समझ रहे हैं? और फिर संसद उसको सामान्य बहुमत से पारित करेगा और राज्य विधानमंडल जो है एक सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है। लेकिन यह बात वह नहीं भी करेगा तो संसद या राष्ट्रपति उस चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल यहां पे बस एक सलाह लिया जाता है ना, कि हां बना रहे नया राज्य। बात समझ गए? नेक्स्ट पूछा जाता है, मैंडेटरी नहीं है कि बात माना ही जाए उसका। अगला, क्योंकि किसी भी राज्य में जिसकी सरकार होती है वो कभी नहीं चाहता है सत्ता पे रहते हुए कि उस राज्य का विभाजन हो। बात समझ रहे ना? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है? 365 और 3 और सी। देखिए, 356 में यदि राज्य में संवैधानिक विफलता हो गई है ना, या मतलब कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, और 365 में ये कि केंद्र सरकार यदि राज्य सरकार को निर्देश देता है कि आप ये चीज मानिए, यदि उनके निर्देशों का वो पालन नहीं करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाई जा सकती है। बात समझ में? चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट पूछा है, रहने दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा और तो बोले, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां कौन है? भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि 2 पर्वतों के बीच से बहने वाली नदियां जो है भ्रंश घाटी। और नर्मदा और ताप्ती जो है यह अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक। तो बोलिए, किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया है? किसके द्वारा? नेक्स्ट पूछा गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैनग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ओडिशा में वृद्धि दर्ज की गई, ओडिशा में। और बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। तो बोलिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं? और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई मैनग्रोव वन में? नेक्स्ट अगला, हाल ही में जारी फोर्ब्स की अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? देख लेते हैं। 48 का जो आंसर होगा 9वां स्थान मिला है। तो मुकेश अंबानी विश्व के 9वां अमीर व्यक्ति हैं। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। स्त्री के सर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। इसके आधार पे उभरा भाग अंडाशय तथा मध्य भाग वतिकाग्र तथा शीर्ष भाग वर्तिका होती है। उसके बाद यह स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका यह स्टेटमेंट जो है गलत है।
पराग कणों के पुंकेसर से वतिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। यह स्टेटमेंट सही है। तो बोलिए, पराग कणों के पुंकेसर से वतिकाग्र का तक स्थानांतरण क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोला पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी इसका उत्तर पूछा है कौन सत्य है? बी और 2, यानी कि 2 और 3। अगला पूछा है कि ब्यूवेनिक प्लेग का वाहक कौन सा है? इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा जीनोसिला। तो बोलिए, ब्यूवेनिक प्लेग का वाहक किट कौन सा है? एक अपने समय में ये जो ब्यूवेनिक प्लेग है वह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था जो है। बस समझ रहे ना? नेक्स्ट, अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, जो काल बैसाखी है वह पश्चिम बंगाल है ना, और बात की जाए चाय वर्षा की चाय वर्षा तो आसाम में, यानी कि इसका, और चेरी ब्लॉसम की बात की जाए तो कर्नाटक में, और नार्वेस्टर की बात की जाए तो आपसे ओडिशा में। यानी इसका उत्तर होगा 2, 3, 4, 1, यानी कि बी। तो बोलिए, चाय वर्षा कहां होती है? नार्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, काल बैसाखी। नेक्स्ट, अगला, हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से चिकित्सा से? तो बोलिए, हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से संबंधित है? और एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन ऐसे भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है? किन्हें दिया गया है और किस क्षेत्र से संबंधित है ये? नेक्स्ट, हाँ, अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का? राजकुमार राव। तो बोलिए, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? किसे मिला है? अगला, हाल ही में से किस प्रकार के चावल के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है? अब समझिएगा, गैर बासमती चावल, गैर बासमती चावल, लेकिन इसको भारत सरकार ने अब ओपन कर दिया है। मतलब बीच में एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि लगा कि हमारे यहां जो चावल है उसकी कमी हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए गैर बासमती चावल पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसको अब ओपन कर दिया गया है। यानी कि जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो विदेश में भी सप्लाई कर सकते हैं। ये मतलब थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन अब जो है ओपन कर दिया गया है। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात यानी लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 1961 से 71। तो बोलिए, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? नेक्स्ट, गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और इसमें नदियों के नाम दिए गए हैं। इसका उत्तर सीधे तौर पे आप 4 मान लीजिए। बोला, वंशधारा, महादायी, गोदावरी, नर्मदा। अब ये कितने राज्यों से प्रवाहित होती है यह एग्जैक्ट जानना एग्जाम में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जो है याद कर लीजिए। बहुत बच्चे का कंप्लेन होता है कि सर आप नहीं करवाते हैं, उसमें दिया हुआ तो रट लो, याद है तो आप याद कर लीजिए, है ना, संभव है तो। वैसे हमको नहीं लगता इस प्रकार के डाटा आपसे कितना भी करवाने के बावजूद याद होना मुश्किल काम है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, प्रमुख नदियों के बारे में याद कर सकते हैं कि कहां कहां से गुजरती है, लेकिन वंशधारा ये छोटी छोटी नदियां हैं जो है ना। तो बोलिए, वंशधारा कितने राज्यों से गुजरती है? महादायी, गोदावरी, हाँ गोदावरी, तो गोदावरी जो है 5, नर्मदा 4 राज्यों से, है ना। तो याद हो गया आपको, एग्जाम में भी हम आशा करते हैं कि बना लीजिएगा। आप लोग ने मतलब जो लोग कंप्लेन करते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं, वो बना लेंगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो।
कार्बनिक यौगिक से संबंधित कथनों पे विचार कीजिए और आप विचार करना प्रारंभ कर दीजिए, है ना। 57 का उत्तर है 1 और 3 कौन सा सही है। बोला है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है जिसका सूत्र है C2H। सूत्र क्या है, क्या है? ये स्टेटमेंट जो है गलत है ना। और बोला है कि कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं, तो यह बात सही है। चलिए तो बोलिए, कार्बन की शेष संयोजकता यानी वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन किसके परमाणु का उपयोग करते हैं? तो अच्छा एक बार जोर से बोलिए ना आप लोग, कार्बन की शेष वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए किसके परमाणुओं का उपयोग करते हैं? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए, जो गैर लुसेक का नियम है वह आयतन मात्रा से संबंधित नहीं है बल्कि ताप दाब से संबंधित है, और सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो बोलिए, पहला बॉयल संबंधित है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैस लुसाक का नियम, गे लुसाक का नियम। नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि 100 विनियोजक क्या है? इन्हें रंग के लिए जोड़ा जाता है। ये तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, यह बात सही है। तो बोलिए 100 विनियोजक क्या है? नेक्स्ट, अगला पूछा गया है कि भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा कौन सा न्यायालय है? इसका उत्तर होगा हाई कोर्ट, है ना। देखिए यहां पे आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहां जो है बहुत लास्ट में चीजें जाती हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के तुलना में देखा जाए भारत में तो हाई कोर्ट का जो पावर और क्षेत्राधिकार है वो ज्यादा है। बात समझ रहे हैं ना। तो बोलिए, भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? कौन सा है? तो एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट नहीं ना मारिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा इस बात का जो है। अगला, महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाले आचरण जैसे गालियां देना, अश्लील गाना गाना आदि के संबंध में भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। धारा 294, धारा 200। हेप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। तो बोलिए, हेप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग कहां होता है? कहां होता है? और ये जो प्रश्न लिया है वह वो ले लिए हैं सीडीपी से, जो है सी टेट या नेट वगैरह का तैयारी करते होंगे तो वहां पे एक पेडागोजी चैप्टर आता है, तो वहां से इन्होंने इसको डाला है। चलिए, हाँ पेडागोजी में जो है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों को स्रोत है? तो गंदा कि साफ पानी? बताइए, रामपुर नहर के पास में यदि कोई रहेगा तो किस प्रकार की बीमारी की संभावना होगी, है ना। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जल्दी जो है खूब मन लगा के पढ़िए और दरोगा का जो है एक सीट लेके पटना से भागिए, जो है ये है। बात समझ रहे हैं ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जलजन्य बीमारियों का स्रोत है? पूछा गया है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई करने का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा डिस्लेक्सिया। तो बोलिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने का संबंध किससे है? किससे है? नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप देखते होंगे कि समाज में जो है
कुछ अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, महिला है, पुरुष है ना, विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं। तो बोलिए सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ क्या है? विभाजन जो है ना। नेक्स्ट पूछा गया है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, यानी 66 का जो आंसर हो जाएगा वह होगा विसर्ग संधि। तो बोलिए मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? और थोड़ा सा जो है आप लोग जैसे कि देखिए हिंदी वगैरह पूछता है, मान लीजिए तो आप जितना देर मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं उतना देर में थोड़ा सा जाके जो है यूट्यूब खोलिएगा और जो है जैसे कि संज्ञा हो गया है ना, और क्या कहते हैं कि आपको हिंदी में ज्यादा करना ही नहीं है, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं उसके सारे टॉपिक्स संधि, समास, प्रसर्ग और क्या कहते हैं प्रत्यय, सॉरी हाँ प्रत्यय और उपसर्ग और पर्यायवाची शब्द, अनुलोम विलोम, इतना टॉपिक 5-6 टॉपिक कर लीजिएगा तो कोई खराबी नहीं करेगा। जो है 2-4 नंबर हो सकता है बढ़ाई दे आपका, बात समझ रहे ना, क्योंकि कंपटीशन है। चलिए इसलिए मोबाइल चलाने से अच्छा क्या है कि क्या कहते हैं कि आप पढ़िए। बोला अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की थी? तो ये किया था उन्होंने होलकर के साथ। तो बोले अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ की? किसके साथ की? नेक्स्ट बनारस में किसके द्वारा की गई थी? इस सुनिए आप, अब कोई नहीं बोलेगा जो है, यहां पे बात समझिएगा कि एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन बाद में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसका एक्सटेंशन किया गया, यानी और इसका विस्तारीकरण किया गया। जो है बात समझ गए? यानी एनी बेसेंट इसकी स्थापना जो है 1892 में की थी, बात समझ गए? लेकिन मदन मोहन मालवीय इसका एक्सटेंशन किए। लेकिन सपोज कीजिए कि एग्जाम में यदि एनी बेसेंट ऑप्शन नहीं दिखाई दिया और 4 ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय है, तो फिर मदन मोहन मालवीय मारेंगे, बात समझ गए? चलिए बोलिए बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? किसके द्वारा? नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोला है कि सदन के नेता के आग्रह पर, सदन का नेता मतलब या तो नहीं, सदन का नेता का मतलब या तो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के लोकसभा यहां दिया गया है, तो मान लीजिए लोकसभा के प्रधानमंत्री मेंबर नहीं है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त जो है सदन के नेता होते हैं वो, ठीक है, बैठक बुला सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। बोला है कि लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है गणपूर्ति, यानी कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। तो ये दोनों ही बात सही है। अब ध्यान दीजिएगा, जो है आपसे बता दें हम कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय चूंकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, राज्यसभा के मेंबर थे, तो राज्यसभा के पदेन नेता तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन लोकसभा में जो है वो समय समय पर उसके अलग अलग नेता हुआ करते थे। कभी सुशील कुमार सिंधे, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, है ना, तो इस प्रकार के लोग जो सदन के नेता होते थे। अब जैसे देखिए राज्यसभा में क्या है कि मोदी जी तो वहां के मेंबर नहीं है, तो राज्यसभा में जो है पीयूष गोयल को उन्होंने जो है सदन का नेता बनाया है। सदन का नेता का मतलब होता है पक्ष का नेता, यानी सरकार का आदमी जो है वो मिनिस्टर ही होगा, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित किए गए प्रावधानों पर विचार कीजिए। बोला कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है, और बिल्कुल यह बात सही है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी जरूरी है, यह भी बात सही है। नहीं तो यदि राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देंगे तो कैसे होगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि जो संवैधानिक संशोधन विधेयक होता है वहां पे राष्ट्रपति को एकदम सिग्नेचर करना ही करना है, बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कल आप राष्ट्रपति, कल भविष्य में बनेंगे जो है, मान लीजिए बन सकते हैं, किसी का भविष्य कोई नहीं जानता है,
है ना। तो क्या कहते हैं कि आपको भी मंजूरी देना पड़ेगा। बस समझ रहे ना। इसका उत्तर होगा एक और दो, दोनों। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, तो बोलते थे सर मैं डिमोटिवेट हो गया हूं, तो बोलते थे देखो डिमोटिवेशन का कोई जो है मतलब जरूरी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की जो भारत में सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति का पद है और उसकी शुरुआत ही होती है 35 वर्ष से। हो सकता है तुम राष्ट्रपति ही बनो, हो सकता है क्या? बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि इसमें भी जैसे कि दरोगा का बात है, तो इस बात की गारंटी थोड़ी कि सब बन ही जाएगा। तो राष्ट्रपति में भी मान लीजिए कि यहां पे भी कोई चीज तय नहीं रहे जन्म से कि कौन बनेगा जो है। बात समझ गए। 71 का उत्तर जो है इसका हो जाएगा, सीरीज का उत्तर मान लीजिए। 71 का उत्तर है एक और दो, दोनों। बात समझ रहे हैं ना। एक और दो, दोनों। बस सीधा मारिए उसका। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? आचार्य चंदना जी, इनको 2022 में दिया गया था। और बात की जाए सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद, इनको वर्ष 2023 में पद्मश्री दिया गया और बिहार से संबंधित है। तो बोलिए वर्ष 2023 में बिहार से कितने व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? किसको किसको? नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया है? कर्नाटक। तो बोलिए किस राज्य के द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कहां पर भारत में बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? पटना में। कहां बनेगा? पटना में, है ना। पूछा गया है कि 1 किलोवाट इक्वल टू होता है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा? अब सब लोग नहीं बोलते, आप लोग देखिए इसका सॉल्यूशन जो है तो वो तो बुक में है ही अवेलेबल। आप लोग यहां पे याद कीजिए, बोलिए, है ना। नहीं तो फायदा क्या होगा जो है, सॉल्यूशन जाके देख लीजिएगा, है ना। तो बोलिए 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होगा? नेक्स्ट अगला पूछा गया है कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में उष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है? इसका उत्तर जाएगा गुप्त उष्मा, यानी कि लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, है ना। तो बोलिए किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में उष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? अगला, क्या आप दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल ने। यानी कि कुछ लोगों के द्वारा संविधान सभा के अंतर्गत यह डिमांड किया गया था कि भारत में जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को बनाए रखा जाए, लेकिन सरदार पटेल ने इसका जो है जबरदस्त तरीके से अपोज किया था। बात समझ गए? तो और यह तब की बात है जब हम लोगों का संविधान सभा का गठन जो है मुस्लिम लीग के साथ हुआ था जो है। बात समझ रहे ना। बाद में ना मतलब क्या कहते हैं कि उन चीजों को फिर अलग अलग कर दिया गया था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पूछा गया है कि रूस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए खूनी रविवार जो है वह 1905 में हुआ था और इसमें जो है रविवार का दिन था। मजदूर जो अपने अधिकार के लिए सड़क पे मांग कर रहे थे, रोटी वगैरह का, है ना, जो भी चीज उनका डिमांड था, तो उनपे क्या कहते हैं कि वहां के जार के द्वारा जो है अंधाधुन गोलियां चलवा दी गई। इस कारण से खून वहां पे बहा, तो उसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है जार ने 2 मार्च 1971 को अपना पद त्याग दिया, 17 को, है ना।
अगला बोला गया है कि ब्रेस्ट लिस्टोवो की संधि, तो यह संधि जो है क्या कहते हैं आपसे कि मार्च 1918 में हुआ। अगला बल्शेविक विद्रोह, तो यह विद्रोह जो है 24 अक्टूबर 1917 को हुआ था और यह सारे घटनाक्रम जो है रूस में हुआ। बात समझ रहे हैं? चलिए तो बोले खूनी रविवार की घटना कहां पे हुई थी? चलिए बल्शेविक विद्रोह कहां हुआ? अगला पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज जो है वह ओडिशा में पाया जाता है। जिप्सम की बात की जाए, जिप्सम राजस्थान में। चूना पत्थर की बात की जाए तो कर्नाटक में। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट की बात की जाए तो यह पाया जाएगा उत्तराखंड में, इसलिए इसका उत्तर हुआ 4, 3, 2, 1। तो बोलिए मैग्नीज मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मैग्नीज मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जिप्सम मुख्यतः किस राज्य में पाए जाएंगे? चूना पत्थर, मैग्नेसाइट। और यहां पे जो एग्जामिनर का पूछने का सेंस है कि मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जो सर्वाधिक प्रोडक्शन में या मतलब जहां पे बड़े मात्रा में उसका उत्पादन होता है उसके संदर्भ में उन्होंने ये चीजों को पूछा है। बात समझ गए? नेक्स्ट पूछा है कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर जाती, इसका कारण है। देखिए जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। तो बोलिए प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है, इसका कारण क्या है? नेक्स्ट अगला पूछा गया है कि करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? परावैगनी तरंगे। तो बोलिए करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाएगा? किसका प्रयोग किया जाएगा? और सुनिए जैसे कि साइंस वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप जानते हैं क्या कि आप ज्यादातर जो है आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे ये प्रश्न जो है माने उसका यूज कहां पे हो रहा है और सामान्य जीवन में जो है वहां से ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके सामान्य जीवन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बोलिए, बोला यह किसने कहा कि न्यायिक सभ्यता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति एस.ए. आनंद। और यह भारत के चीफ जस्टिस 1990 के दशक में थे। बस में